उनके पिता उस जमाने के मशहूर पब्लिशर थे जब पल्प फिक्शन का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। वो दिन बीते, फिर आया नया वक्त और नए वक्त में आया कोरोना। बेटे ने तय किया कि पल्प के सुनहरे दौर की वापसी होनी चाहिए। तो कैसी थी ये वापसी? इस बार पल्प पॉडकास्ट सीरीज में यशवंत व्यास की गपशप नीलम जासूस फेम सुबोध भारती से। वीरेंद्र गुप्ता जो थे ना, उनके फादर, जिनके नाम है रतन एंड कंपनी चलती, तो उनका छोटा भाई बिल्लू वो होलसेल की किताब की दुकान चलाता था, जिसपे इतनी भीड़ रहती थी जैसे कि समझिए राशन लूटने के लिए लोग आ रहे हैं। पूरे इंडिया से लोग आते थे, भैया मेरे को नया नावल आया गुलशन नंदा का, 100 कॉपी दे दे, 50 कॉपी दे दे, 20 कॉपी दे दे। मैगजीनों में ना विज्ञापन चलते थे, जवानी की तरंग, जवानी उमंग, जवानी का फूल, जवानी का ये, जवानी का फूल 5 कॉपी, इसकी कॉपी। तो वो क्या करता है, देखता है पर्ची, कहता है 20 जवानियां दे दे। उन्होंने एक लड़के को पिताजी ने भेजा कि देख के दीवान चंद के यहाँ कि क्या पोजीशन है, सिंगी का हमने भेजा क्या पोजीशन है, और उसको सुबह ही भेजा था और वो दोपहर में गया और वहां से भागता गया, सब बिक गया, सब बिक गया, सब बिक गया, सब बिक गया। कह रहे दोबारा छापो, दोबारा छापो। आइए सर, आइए आइए। जी, एक आपको देख के बड़ा अच्छा इसलिए लगता है कि पिछली बार कोरोना की सुबह में हम मिले थे एक बार, और आपने कहा था कि मैंने कोई ज़माना था कि ये प्रिंटिंग की, वो प्रिंटिंग की, मसालों का धंधा भी किया, सब किया, और वापस से मैं पल्प के सुनहरे दौर की वापसी। जी, नीलम जासूस। जी जी जी। तो आपकी एक लीगेसी है, सत्यपाल जी जो आपके पिताजी थे, नीलम जासूस कार्यालय जो था। तो नीलम जासूस कार्यालय का ये था कि उन्होंने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वेद प्रकाश काम्बोज और सुरेंद्र मोहन पाठक को ब्रेक दिया था, और जो काम्बोज जी का भी दूसरा तीसरा उपन्यास हमारे तीसरा उपन्यास आपके यहीं से छपा था। हाँ जी, हाँ जी। कंगूरा उनका कहाँ से छपा था? कंगूरा तो रंगमहल कार्यालय, वो भी खारे बावली में थे। खारे बावली में। जी जी जी। तो आप उस लीगेसी को बिलोंग करते हैं? जी जी। कि जब ये दुनिया दरीबे से चलती है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमको वो दरीबे की दुनिया में ले जाएं। ले जाएंगे। देखिए, ऐसा था कि एक वो दौर था, एक तो मेरे जो दादा थे वो भी पब्लिशर और प्रिंटर थे। 1919 में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। बदायूं के पास एक छोटा गांव है, वजीरगंज, वहां से आए थे। और वो फिर चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे, और मेरे फादर श्रीराम कॉलेज के पहले ग्रेजुएट थे, तो वो पढ़े लिखे थे, तो डैडी ने उसको बढ़ाया हमारे, क्योंकि उन्होंने कहा भाई अब ये दुनिया में जो जैसे आज़ादी के बाद पढ़ने लिखने चलन बढ़ गया था, तो लोग किताबें ज़्यादा पढ़ने लगे थे मनोरंजन के लिए। उस समय दौर था जासूसी दुनिया वगैरह का, काफ़ी बिकती थी, आपको पता है, इब्ने सफ़ी की और ये सब जासूसी पंजा, अलग अलग पत्रिकाएं निकलती थी। तो उन्होंने भी एक प्लान किया, भाई मैं नीलम जासूस करके पत्रिका एक निकालता हूँ। नीलम जासूस क्यों नाम रखा गया, ये बड़ा अजीब लग सकता है लोगों, मैं इसकी कहानी बताता हूँ। कि उस समय एक ना बड़े अच्छे पत्रकार और साहित्यकार थे, रत्न प्रकाश शील, जो बाद में पराग के उप संपादक बने, है ना जी, तो नंदन के खेत। तो वो उन्होंने पहला जो कैरेक्टर लिखा जासूस का, वो नीलम थी लड़की। अच्छा। तो नीलम जासूस नाम रख दिया, मगर वो एक दो लिखने बाद उन्होंने कहा मैं जासूसी नहीं लिखना चाहता, उन्होंने छोड़ दिया। फिर एक आधी नावल शहजादा तबस्सुम ने लिखा, एक और थे नए लेखक। फिर काम्बोज जी से मुलाकात हो गई। काम्बोज जी को उस समय इन्होंने छोड़ दिया था, रंगमहल कार्यालय वालों ने 2 नावल छाप के, तो डैडी ने हमारे पकड़ लिया। जी ने मुलाकात हुई, काम्बोज जी भी चर्चा करते हैं। वो कामयाब हो गई, तो शर्मा जी से बड़े प्रभावित थे काम्बोज जी, आप जानते हैं, उनको गुरु भी मानते थे। तो उन्होंने कहा यार आप ऐसा करो, एक पत्रिका मेरे नाम से जो निकल रही है नीलम जासूस, आप शर्मा जी के भी नावल छापो। तो शर्मा जी से कांटेक्ट किया गया, उन्होंने कहा हाँ मैं भी लिख दूंगा, और मैंने एक नावल, 2-2.5 नावल महीने के लिखते थे, पहाड़ी धीरज पे रहते थे खारेवाली के पास में। तो उन्होंने देना शुरू किया, उन्होंने कंडीशन रखी कि जो अमृता प्रीतम के वो थे इमरोज, उन्होंने कहा जी इसका कवर वो बनाएंगे। अच्छा। तो डैडी ने कहा अच्छा ठीक है जी। अब वो उनसे मिलने गए, उन्होंने पटेल नगर बरसाती में वो रहते थे, उन्होंने डिमांड की 100 रुपए इमरोज साहब ने, हाँ, कवर की। अच्छा। अब पिताजी की फूंक यूं सरक गई कि जो नीलम जासूस कवर बनाते थे, सुरेंद्र मोहन पाठक बनाते, उन्हें 30 रुपए मिलते थे, 70 रुपए काम्बोज जी को नावल के मिलते थे, बाद में 100 हो गए थे, और शर्मा जी अपने नावल के 100 रुपए ले रहे थे। उनका जितने नावल के वो लिख रहा है, लेखक ले रहा है, उतना कवर बनाने वाला वो बड़े हैरान हो गए। उन्होंने बड़े विचित्र शैली में बनाया, उन्हें पिताजी को समझ भी नहीं आया शुरू में, अलग टेक्निक की थी वो,
मगर वो जब छप के किताब आई, राजेश पत्रिका ब्लॉक वाली टेक्निक। हाँ ब्लॉक वाले, हाँ। तो राजेश हमारे यहाँ खुद ही छपती, प्रेस हमारे ही था। तो राजेश का जब पहला कवर छप के आया, और पहला किताब थी पर्दे के आगे पर्दे के पीछे। उसकी पहली लाइन मेरे को याद है, श्री गणेश इस प्रकार हुआ। अब सोचो, ये ओम प्रकाश शर्मा जी के नावल का पहली लाइन थी, श्री गणेश इस प्रकार हुआ। तो हमारे श्री गणेश उनका इस प्रकार हुआ। अच्छा। तो वो हिट हो गई, खूब हिट हुई, और अक्सर इतनी हिट हुई 3-4 साल तक दोनों लेखकों ने भरपूर लिखा। प्रतियोगिता रहती है किसकी किताब ज्यादा छप रही है। तो कई बार काम्बोज जी उनसे आगे चले जाते थे। काम्बोज जी शर्मा जी में एक फर्क था लिखने में, कि वो आम आदमी तक जो है ना उनकी भाषा समझ आती थी, उनके किस्से समझ आते, जगजगियां समझ आती थी। हैं, कभी आपने सोचा जगजगियां क्यों लिखी जाती थी? वो शायद कुछ ब्रेक देने के लिए। नहीं, कुछ ऐसा होता है, पेज की संख्या होती थी। हाँ। कि जब 75 पैसे का नॉवल है, उसमें इतने पेज, 112 पेज, 118 पेज होने ही चाहिए फर्मे के हिसाब से। हाँ। इतना तय था। अब वो पेज बढ़ाएं कैसे? कथानक तो बढ़ नहीं रहा। अच्छा, कथानक छोटा रह गया। हाँ, और आपको बढ़ाना है। हाँ, तो वो बीच में जगजगियां डाल देते थे। अच्छा। और कई बार तो ऐसा हुआ कि किताब जैसे 100 पेज पे खत्म हो गई, तो सुंदर पाठक जी की एक कहानी पीछे डाल दी गई। तो नीलम जासूस में जब तक काम्बोज जी ने लिखा, उसके कवर पाठक जी ने बनाए। अच्छा। और ये उन्होंने लिखा भी अपनी आत्मकथा के पहले हिस्से में, कि मैं नीलम जासूस में कवर बनाता था काम्बोज जी के। और आपको ये तो पता ही है, वो एक ही स्कूल में पढ़े हुए, एक ही बेंच पे बैठते तो थे। पाठक साहब का पहला नावल भी तो आपने छापा। हाँ, वो हमने छापा के एक बार वो टाइम से कोई पत्रिका छपती थी, फिक्स डेट थी RNA की, जब नंबर मिल जाता है। हाँ। वो लिखने में रह गए, काम्बोज जी किसी वजह से रह गए होंगे। अब वो छापे गए थे, पिताजी भी परेशान थे, भाई छापने तो पड़ेगी क्योंकि सबके ऑर्डर आए होते थे पूरे इंडिया से। तो उन्होंने कहा एक मेरा नावल लिखा हो भाई, छाप दो। तो काम्बोज जी ने कहा भाई छाप दो, मेरा दोस्त है। तो वो छाप दिया उन्होंने, उसके बाद नहीं छापा। क्योंकि जो लोकप्रियता उन्हें मिली ना असल में, काम्बोज जी और शर्मा जी को, वो लोकप्रियता पाठक जी उस उपन्यास को शायद नहीं मिली थी। उस वक्त नहीं मिली। उस वक्त नहीं मिली थी, बाद में तो चलो एस्टेब्लिश हो गए, बढ़िया हो वो गए। एक अलग चीज थी। हाँ। तो ओम प्रकाश शर्मा जी का तो कैरेक्टर ही राजेश था, और आपकी किताब का नाम भी राजेश था। वो कह के रखवाया गया था। हाँ। अब मेरा अगर उनसे शर्मा जी से नाता बताया, मैंने 10-11 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द किताबें वही थी हमारी, नीलम जासूस, राजेश वाजेश। तो पढ़ने चस्का लग चुका था। तो मैं ये सोचता था, हंसने वाली बात है वैसे, कि काम्बोज जी के कैरेक्टर नाम है विजय, वो मेरे सबसे बड़े भाई का नाम था। अच्छा है। अब ये नहीं पता मेरे इंटेंशनली लिखा गया था, कैसे रखा गया था। और शर्मा जी के कैरेक्टर नाम था राजेश। तो मेरे तो पिताजी ने मेरा नाम राजेश क्यों नहीं रखा? तो मैं काफी दिनों तक अपना उपनाम राजेश लिखता रहा, सुबोध कुमार वार्ष्णेय राजेश। अच्छा। ऐसे लिखता रहा जब तक होश नहीं आया मेरे को। तो आपने इन लोगों को घर पे आते जाते देखा? मैंने तो नहीं देखा। देखो मैं बताऊं, मेरे बड़े भाइयों ने सबने देखा है, क्योंकि मैं सबसे छोटा था ना। तो जब तक मैं होश संभाला, हमारा प्रकाशन व्यवसाय बंद हो गया था। तो आपका प्रकाशन व्यवसाय चलता कहाँ था? दरीबे में? नहीं, हमारा प्रकाशन व्यवसाय पहले खारी वाली जो हमारी नीचे दुकान होती थी, गिरधारी लाल थोक पुस्तकालय, गिरधारी लाल थोक पुस्तकालय के नाम। उसमें क्या क्या करता था? वो क्या करता था जी, वो सिलाई, कटाई शिक्षा, साबुन तेल शिक्षा, भगवत गीता, रामायण, हर किताब छापते। जैसे मैंने आपको नाम बताया, कितनी तरह की किताबें छापते थे। ये देखिए, ये एक उस जमाने का ये एक विज्ञापन है, दस्तकारी संबंधी पुस्तकें, डाक टिकट, मॉडर्न एलोपैथिक गाइड है, रेडियो वॉल्व डेटा, ट्रैक्टर गाइड, ऑयल इंजन गाइड, खराज शिक्षा, आधुनिक घड़ी साजी शिक्षा। इतनी वैरायटी होती थी किताबों की। ये डाक से बहुत बिकती थी। अच्छा। दुकान पे भी आके ले जाते थे होलसेलर दुकानदार, क्योंकि नाम ही हमारी दुकान का था गिरधारी लाल थोक पुस्तकालय। थोक पुस्तकालय। जब ये बाद में चलन, गिरधारी जी यानी आपके दादाजी? तो उनका मूल काम ये था, अपने प्रेस में किताबें छापना और बेचना। मूल रूप से आपके पास एक प्रिंटिंग प्रेस होता था करोल बाग में। हाँ। और उन दिनों प्रकाशकों के बीच में इतना तालमेल होता। आपको बड़ी अचरज वाली बात बताऊं, जैसे मेरे यहाँ गीता छप रही है, अब गिरधारी लाल जी ने फोन किया रतन एंड कंपनी पे, भाई मेरे यहाँ गीता छप रही है, तेरे को छपवानी तो बता। अच्छा। तो क्योंकि हैंड कंपोजिंग होती थी, फर्मे बने पड़े, कहते अच्छा ठीक है 3000 मेरी भी छाप दे, मैं कागज भेज रहा हूँ। अच्छा। अब वो जो प्रकाशक की जगह उसकी लाइन बदली रतन एंड कंपनी की, और वो छप गई वहां पे। अच्छा। हमारे को लाभ हो गया, 3000 की छपाई मिल गई, कंपोजिंग के हमें करनी नहीं पड़ी। एक बार कंपोजिंग हुई थी। कई प्रकाशक छपाते थे ऐसे। अच्छा। बाइंडिंग भी एक ही जगह होती थी। मतलब इतना सौहार्द था। प्रतियोगिता थी, लेकिन ऐसी वाली गला काट वाली नहीं थी, फैमिली गैदरिंग वगैरह होती थी। बहुत बढ़िया था हिसाब किताब। जासूसी नावल कब से छपना शुरू हुए होंगे? ये मैं बताता हूँ, ये ना सन जैसे जासूसी दुनिया की लोकप्रियता बढ़ती गई, तो सन 58-59 में ना इसका एकदम दौर सा आ गया। तभी हमारे पिताजी ने शुरू किया और लोगों ने शुरू किया, जासूसी पंजा फंदा ये वो छपते रहे, रतन कंपनी वालों ने भी शुरू किया, सबने शुरू किया।
तो हमारे पिताजी ने बहती गंगा में हाथ मतलब धो लिए। और फिर बाद में उन्होंने एक फिल्म अप्सरा करके पत्रिका निकाली जो बेहद बेहद लोकप्रिय, उन्होंने तो बल्कि इस जासूस उपन्यासों को बीट कर दिया। तो उस वक्त क्या इस तरह का कॉम्बिनेशन होता था? हाँ। जैसे आप लोग माया प्रेस का भी देखते हैं, हाँ, या खुद निकट का देखते हैं, एक हाँ, रोमानी होगी, एक हाँ, तिलिस्मी होगी, है ना? और या ये जैसे हम लोग सीक्रेट सर्विस वालों का भी देखते हैं, उनका भी एक शीला जासूस है, एक फला जासूस है, एक किस तरह से, यानी या तो बच्चे की एक मैगजीन होगी जी, एक रोमानी मैगजीन होगी, जी, एक जासूसी मैगजीन होगी, जी। इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन होता था। वो तो सिनेमा की मैगजीन एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा मान के शुरू करता। हाँ, तो इसमें फिल्मी अप्सरा काफी हाँ प्रसिद्ध मैगजीन प्रसिद्ध मैगजीन थी। अच्छा। उसकी खासियत ये थी कि एक तो वो छोटे साइज की, नॉवल के साइज की होती थी। अच्छा। जबकि पत्रिकाएं तो बड़ी बड़ी होती थी, बहादुरी भी बड़ी होती थी, फिल्म फिर वो छोटे साइज की, यानी नॉवल है ना इसी साइज की होती थी। कीमत होती थी 75 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपया। विशेषांक होता था 2 रुपए का। अच्छा। है ना? तो वो काफी लोकप्रिय रही। और जैसे आपने बताया ना कि अलग अलग चीजें छापते थे, उन्हीं दिनों हमारे यहाँ जो कि दुकान थी किताब बेचने की, तो डाकू सीरीज, डाकू बहराम, अच्छा। डाकू ये, इसकी भी किताबें छपती थी। ये कौन लिखता था? अलग अलग लेखक थे। टार्जन सीरीज, टार्जन की किताबें, टार्जन जंगल में, टार्जन शहर में, है ऐसे करके छपती थी। तो अच्छा, एक और मजेदार बात है, जैसे ये मैं खास सिर्फ नावल को देखिए, इसमें कोना कटा हुआ है। हाँ। ये कवर नीलन जासूस में छपा होगा। अब मान लीजिए किताब छपी 20,000 और बिकी 18,000, 2,000 मैगजीन बच गई। अब मैगजीन पुरानी महीना छपा, कोई नहीं खरीदेगा। तो क्या करते हैं, शुरू के महीने वाले पेज अंदर के उड़ाए, ब्लॉक कटवा के यहाँ पे नॉवल का नाम छापा, सिग्नल। अब ये नॉवल के तौर पे बिक रहा है दुकान पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसीलिए ये जो इसीलिए हाँ कोना जो है वो कटा हुआ है। हाँ, इसके ऊपर दोबारा से लिख दिया। हाँ दोबारा छापा, कवर छापा दोबारा, और वो कवर बदल के बिक 1.5 गया। रुपए का है ये? नहीं, 1.5 रुपए नहीं साहब, 1 रुपए का ये 1.50 रुपए। हाँ, 1.50 रुपए हो गया होगा बाद में। हाँ, अब ये देखिए, ये हमारा ही नहीं है, ये सबका ही। देखिए ट्रांसमीटर की खोज है, जैसे रतन एंड कंपनी की देखिए किताब, ये मैंने आपके लिए खोज के रखी है, देखिए। अच्छा। 2 रुपया, रतन एंड कंपनी है जी। राव जी गढ़ी का खजाना, ये भी रतन एंड कंपनी। ये सब नावल के तौर पे बेच रहे हैं। हाँ, राजेश जैन जगत सीरीज। हाँ। अच्छा, एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ, जो मैगजीन का दौर आया ना, उसका रीजन एक और बहुत बड़ा था। मैगजीनों को कोटा मिलता था, कागज का इम्पोर्टेंट न्यूज प्रिंट का। और वो क्या करते थे, जैसे 15,000 सर्कुलेशन बताते थे, 25,000, 30,000, ज्यादा पेपर ले लेते थे। वो महंगा होता था, ग्लेज्ड होता था, ग्लेज न्यूज प्रिंट, उसे तो बेच देते ब्लैक मार्केट में। अच्छा। और जो नॉर्मल न्यूज प्रिंट होता था, उस पर अपनी किताब छापते थे। तो उससे जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट अलग है, वो एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव है। उस जमाने में आप हैरान करोगे, एक एक आदमी 10-10 अखबार भी निकालता था। अच्छा। 5-5 मैगजीन भी निकालता, 200 कॉपी छापी, 300 कॉपी छापी और कोटा अंदर कर लिया। कई लोगों का यही धंधा था सिर्फ। वाह, तो ऐसा तो आपको खारी बावली दरीब है, इसमें तो ऐसे बहुत सारे लोग। हाँ, बहुत सारे लोग, यानी कोई वैद है, वैद ने अखबार निकाल दिया, कोई सट्टा चला था, सट्टे का अखबार निकाल दिया। अच्छा। हाँ, अब ये जो बाजार था, जैसे खारी बावली में पहले था रतन एंड कंपनी, ये कहते रंगमहल कार्यालय था, और हमारी थी 2-4 दुकानें और भी थी। ये बाद में सब दरीबे में शिफ्ट हो गया। अच्छा। होलसेल का जो धंधा था ना, और उसमें सबसे बड़े थे रतन एंड कंपनी वाले, जिनकी फिल्मी दुनिया बाद में मैगजीन निकलती थी। सुमन पॉकेट बुक्स थी, नरेंद्र गुप्ता। तो नरेंद्र गुप्ता जो थे ना, उनके फादर रतन लाल थे, जिनके नाम से रतन एंड कंपनी चलती थी। तो उनका छोटा भाई बिल्लू, वो होलसेल की किताब की दुकान चलाता था, जिसपे इतनी भीड़ रहती थी जैसे कि समझिए राशन लूटने के लिए लोग आ रहे हैं। पूरी इंडिया से लोग आते थे, भैया मेरे को नया नावल आया गुलशन नंदा का, 100 कॉपी दे दे, 50 कॉपी दे दे, 20 कॉपी दे दे। ये सब लोग वहाँ के पूरी इंडिया के लोग बुक सेलर्स। कईयों को तो भाई ट्रांसपोर्ट से भी भेजते थे। लेकिन चूंकि उनका माल नगद बिकता था, कोई उधार तो देते नहीं थे। तो जितने दिल्ली के हॉकर वॉकर, आसपास के मेरठ वेरठ के, सब कैश पे माल ले जाते थे। अच्छा। हाँ, एक टाइम मैं खुद मैंने थोड़े टाइम स्कूल टाइम में तजुर्बा किया किराए पे किताबें देने का। अच्छा। तो मैं खुद लेने जाता था, मेरा भाई लेने जाता था, और फिक्स था, मतलब ये नहीं कि आप काला चोर भी चला है ना, उनका अगर 50% डिस्काउंट तो 50 ही देंगे वो, चाहे आप 2 किताबें ले रहे हो, चाहे 2,000 ले रहे हो, 200 ले रहे हो, किसी को कम ज्यादा नहीं है। अरे वाह, बड़ी गजब की सेल थी वो तो। मेरा सीन आज भी याद आता है कि उन दिनों एक जैसे अखबारों में, ये मैगजीनों में ना विज्ञापन चलते थे, जवानी की तरंग, जवानी उमंग, जवानी का फूल, जवानी का ये। तो कई बार हम भी ऐड देते थे कि हमें ऑर्डर मिलेगा। वीपीपी थे जाती थी।
तो हम तो नाम लिख के आते थे भाई, जवानी का फूल 5 कप, इसकी कॉपी। जवानी का फूल 5 कापी, हाँ जवानी की तरंग 10 कापी। हाँ, तो वो क्या करता है, वो देखता है पर्ची, कहता है 20 जवानियां दे दे। जवानी टाइटल इतने बने होते थे, हाँ, कहने को वो कहते थे भाई सेक्स से रिलेटेड किताबें थी, लेकिन उनमें सेक्स नाम का कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता, सिर्फ नाम ऐसा होता था उस ताकि चक्कर। वो आप लोगों को आकर्षित लगे, भड़कीला लगे वो। हाँ, तो मतलब वो किताबों की दुनिया बड़ी विचित्र थी, मतलब मैगजीनें अलग है, ये है। फिर वो जब हिंद पॉकेट बुक्स आया है ना, उसने इस दुनिया को थोड़ा बदला, मैगजीन से वो बुक शेप में आ गई। फिर आप देख रहे हैं कि ये नॉवल आ गए 2 रुपए 3 रुपए के, है ना। अब ये आरती पॉकेट बुक शर्मा जी ने खुद शुरू की थी। अच्छा, ये उनकी खुद की है आरती पॉकेट बुक्स। तो ये देखिए कितने का नॉवल है, 3 रुपए का नॉवल है ना। ये है, ये देखिए, ये शर्मा जी का रेयर फोटो है इसके ऊपर, है ना। ये विमल पॉकेट बुक्स लिखा हुआ है, ये विमल पॉकेट बुक से छापा हुआ है, विमल प्रकाशन शक्ति नगर। तो ये सब एक मौत की मंजिल, ये भी। हाँ, ये भी है। हाँ देखिए, हाँ ये भी सस्ता ही है। ये भी सस्ता ही है। हाँ, ये तब 6 रुपए हो गया तब था। 6 रुपए हो गया था, धीरे धीरे बढ़ गया था, अच्छा, मोटा भी इसमें सन कहीं नहीं लिखा हुआ ना ना ना, कुछ नहीं होता। है ना, हाँ, कि किस सन की छपाई है ये पता नहीं ना चलता। ना ना ना। अच्छा, ये कैरेक्टर्स जो होते थे जी, आपने बचपन में ये नॉवल पढ़े होंगे, हाँ हाँ हाँ। तो आपको सबसे अच्छा नॉवल कौन सा लगता था उस वक्त? मेरे को देखिए, एक तो खास बात लगती थी, राजेश कैरेक्टर था शर्मा जी का। मैं कहता दुनिया के वो अकेले हिंदी के ऐसे लेखक हैं जो अपने कैरेक्टर को इज्जत के साथ पेश करते हैं। राजेश वहां गए, राजेश उनसे पूछने लगे, मतलब एक आदर में बोलते हैं ना, हमेशा राजेश ऐसा सोच रहे थे। हाँ। सिर्फ पहला नॉवल है जो उनका भयंकर जाल, उसमें राजेश को युवक के तौर पे तू तड़ाक करके बात की गई है कि भाई वो राजेश वहां गया, राजेश ने बोला। बाकी सब नॉवलों में बड़ी इज्जत से, और वो मैं कमाल कहता हूँ, उसका चरित्र ऐसा उन्होंने गढ़ा, लेकिन फिर उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि ये चरित्र हिंदुस्तान में चलेगा नहीं, अब आदर्शवादी नहीं चलेगा, तो उन्हें जगत को पैदा कर दिया। जगत तो पूरी तरीके से वो पूरा बदमाश है, उसके अंदर सारी कलाएं हैं, 16 कलाएं हैं। है ना। आपने जो सबसे पहले ये सोचा कि हम लोग दोबारा शुरू करते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आपके दिमाग में क्या बात आई थी? मैं इसका बहुत प्रॉपर रीजन बताता हूँ। देखिए, मैंने बचपन में पढ़ा है, और मेरे को सबके नॉस्टैल्जिया वैल्यू होती है, पुरानी बचपन की यादें आती है, हमने ये पढ़ा, दोबारा मिल जाए। तो मैं अमेजन पे ढूंढता था ओम प्रकाश शर्मा जी की किताबें, काम्बोज जी की जो किताबें दिखाई दी, उसमें एक तो उनकी शक्ल बिल्कुल बदली हुई थी जो हमने देखी थी, हैं। और फिर वो किताबें चाणक्य और महावीर और ये वो, मैंने कहा ये वो काम्बोज जी नहीं, कोई और काम्बोज जी हैं, तो मैंने उसको तवज्जो ही नहीं दी। जिनको आप छापते थे किसी जमाने में, वो दिख ही नहीं रहे, ना शक्ल से दिख रहे हैं, ना उनकी किताबों के कलेवर से पता लग रहा है। तो शर्मा जी की मैंने कुछ किताबें देखी जो पुरानी 2 रुपए वाली, वो बेच रहा है कोई आदमी 1000 रुपए की अमेजन पे, 800 रुपए रेयर कॉपी है वो। तो मैंने बड़ा दिमाग लगाया, बिजनेसमैन तो हूँ, मैंने कहा ये सड़ी गली किताबें 2 रुपए वाली, 1 रुपए वाली 800 1000 रुपए की बिक सकती है, तो अगर इनको रीप्रोड्यूस किया जाए एक बढ़िया कागज पे, बढ़िया तरीके से, टेक्निक बदल गई है, डिजिटल प्रिंटिंग आ गई है, तो ये बिकेंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं काम्बोज जी से मिला जीवन में पहली बार। अच्छा, जीवन में पहली बार सन 2019 के एंड की बात है, मैं मिला, और मेरे लिए तो वो, क्योंकि मैं बचपन से उनकी किताबें पढ़ी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी उनसे मिलना ही। लेकिन उन्होंने जिस तरह मेरा स्वागत किया, मेरे पिताजी के बारे में बताया, बहुत सारी बातें जो मुझे भी नहीं मालूम थी, और बड़ी ट्यूनिंग बन गई। तो उन्होंने दबी जबान में कहा कि भाई मेरे नावल मेरे पाठक 25-30 साल से ढूंढ रहे हैं और कोई छाप ही नहीं रहा, मेरे को भी लोग तंग करने आ जाते हैं। तो मैंने, अंकल जी मेरा मन है छापने का, क्योंकि मैं बचपन से एक साथ थी, मेरे फादर इतने बड़े पब्लिशर थे, तो मैं भी कुछ ऐसा करूं। बोले हाँ मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा, तुम बेटे करो जैसे मर्जी करो, कोई हमारा पैसे का मुद्दा नहीं है, जो रॉयल्टी देना चाहो दो, जैसे भी करो। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। तो मैंने, ये बड़ी मजेदार कहानी है, कोई मानेगा भी नहीं इस बात को, मैंने 8 नावल उनसे लिए, और उसको फिर, मेरा कोई ग्रुप नहीं था, कोई मेरा पेज नहीं था, कुछ नहीं था मेरा, मैंने उन्हीं का एक काम्बोजनामा करके पेज बना हुआ है, उस पर अनाउंस कर दिया कि मैं ये 8 नावल ला रहा हूँ, और ये अगर आप इकट्ठे लोगे इसकी कीमत 1200 रुपये, मैं आपको 1000 रुपये में दूंगा, प्री बुकिंग करा दीजिए। प्री बुकिंग। अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये बिजनेस 0 कैपिटल से शुरू है। जब मैंने वो डाला, एक हफ्ते में मेरे पास 28 ऑर्डर आ गए, यानी मेरे पास 28,000 रुपये आ गए। वो 28,000 रुपये समझिए कि मेरी वो सीड मनी बन गई इस बिजनेस की। मैंने छाप दिए, उसके बाद भी ऑर्डर आए, मतलब 40-45 ऑर्डर आ गए। तो हाँ, उसके बाद अब वो मेरे को एक दिन काम्बोज जी फोन पे बोलते हैं, उनका बेटा बोलता है कि बेटे तुम इसे अपना मेन बिजनेस मत बना लेना, क्योंकि ये हिंदुस्तान में 40-50 लोग ही हैं खरीदने वाले। अच्छा, ये और कोई नहीं खरीदेगा, तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा, कभी सोचो। मगर इस बीच में मैं एक निर्णय ले चुका था
कि मैं अब जीवन में बड़े मैंने काम किए, धंधे किए, प्रिंटिंग का काम तो बहुत ही किया और भी कई धंधे किए, कि अब मैं वो काम करूँगा जो मेरी आत्मा को खुशी देगा या मेरी पारिवारिक लीगेसी जिसे बोलते हो आप, उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। क्योंकि मेरे फादर बहुत बड़े नामी आदमी रहे, दादाजी भी नामी आदमी रहे, तो मैंने कहा चलो मैं इसमें प्रयास करता हूँ। इसी बीच मेरा ओम प्रकाश शर्मा जी की फैमिली से मेरा सहयोग हो गया। हाँ, तो उन्होंने भी कहा भाई हम भी आपको सहयोग देंगे। उनकी किताबें अनाउंस हुई तो और भी बढ़िया मेरे को रिस्पॉन्स मिली। अब आज की डेट तक कोई बिलीव करेगा, मैं 40,000 नॉवल बेच चुका हूँ। वाह, 4 साल में 40,000। ये मैं आपको कम बता रहा हूँ, ज्यादा करके बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा। आपके पाठक कौन होते हैं इन किताबों के? हाँ, ये मजेदार सवाल है आपका। देखिए, बड़ी हैरानी बात है कि मेरे जितने भी पाठक हैं ना, वो सारे 50+ एज के हैं, 99% लोग। और उनमें सबसे मजेदार बात है, किसी की बहू अपने ससुर के लिए ले रही है, कोई बेटी अपने बाप के लिए ले रही है, किसी का बेटा अपनी माँ के लिए ले रहा है। अच्छा, मेरी पाठिकाएं 80-80 साल की लेडीज भी हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी बात होती है, कोई आदमी मेरे को फोन करके जब मेरे बारे में पता करता है कि मैं ये सब किताबें छाप रहा हूँ, वो रोने लग जाता है फोन पे, वो भावुक हो जाता है, कहता है अरे कोई किस्सा याद है? अरे बहुत किस्से हैं मेरे पास, तो एक नहीं सैकड़ों है। एक ने कहा कि अरे आप ये किताबें छाप रहे हैं, हम तो सोचते इस जन्म में दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। वो भावुक हो गए, कहते अरे आप सत्यपाल वार्ष्णेय के सुपुत्र हैं, अरे हम तो उन्हें बहुत जानते हैं, उन्होंने उनकी सब किताब हम पढ़ते थे, आपके फादर बहुत अच्छे पब्लिशर थे, और उनसे सबसे मेरा पर्सनल रिलेशन बन गया। अभी 4 दिन पहले मेरा बर्थडे था, एक साहब 86 साल के मेरे कस्टमर मेरे को फोन करके रात के 10 बजे कहते हैं साहब मैं आपको 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। मैंने सुनाइए, कह रहे बेसुरी आवाज में सुनाऊंगा। मैंने कोई बात नहीं, आप सुनाइए सर। वो बार बार दिन गाते रहे 4 दिन, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। आप समझिए कि कई तो ऐसे हैं मेरे को कहते हैं मेरे पैसे जमा कर लीजिए, जब नई किताबें हैं उसमें ऑर्डर दे दूंगा, पैसे एडवांस दे देते हैं। और ये सारे लोग पढ़ते हैं सिर्फ ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश काम्बोज, इसी तरह? हाँ, इसी तरह के लोग, नए नहीं पढ़ते, नए नहीं पढ़ते। अब चंदर जैसे हमने चंदर छापने शुरू किया अभी 1 साल से, चंदर के बड़े पाठक हैं जबरदस्त। हाँ, चंदर के बारे में लोगों को बहुत जानकारी उस तरह से अभी आज के पाठकों को बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि काम्बोज साहब या पाठक साहब इनके बारे में तो काफी सारे लोग जानते हैं। जी। तो चंदर साहब मेरे ख्याल से आनंद प्रकाश जैन, हाँ, जो पराग के संपादक रहे, फाउंडर एडिटर थे और बहुत साल तक रहे वो। और उन्होंने एजेंट हाफ, हाँ, राम और श्याम, सीक्रेट एजेंट 001/2, वो 8 नॉवल लिखे, ज्यादा नहीं लिखे, और ज्यादा उन्हें लिखे भोला शंकर सीरीज के। तो भोला शंकर का कैरेक्टर कैसा था उनका? जैसे एक स्वीप करके उन्होंने संस्था बनाई थी, CID टाइप की, लेकिन वो गुप्त थी, मतलब वो प्रकट में नहीं करते थे काम। तो उसके जो मेन हेड थे भोला शंकर बाप गोपाल शंकर थे, पंडित गोपाल शंकर। गोपाल शंकर कहाँ से लिए? वो अंग्रेजों के जमाने के जासूस थे। तो देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने कहा भाई तुम हेड करो और ऐसे बनाओ। उस स्वीप के जो नंबर 1 जासूस थे वो थे, उन्हीं का बेटा है भोला शंकर, जो उनकी अंग्रेज बीवी से पैदा हुआ था। ही वाज ए मिक्स ब्रीड, बड़े हैंडसम पर्सनैलिटी, एथलेटिक, गोरा चिट्टा था, जो इसमें दिखाया। चंदर के नावलों में क्या खासियत होती है, वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना जासूस, वो बड़े अनोखे होते हैं। नर्सल, जैसे फूंक मारेंगे तीर चला जाएगा, एक छोटा सा एक गोली सी होगी, उसको फोड़ेंगे तो पूरा कमरे में इतने लोग मर जाएंगे। बहुत वैज्ञानिक चीजें वो यूज करते थे अपने उसमें, जो और वगैरह की होती है उस तरह से, उससे भी अलग होती थी कुछ। मतलब वो दिमाग लगाते थे। साइंस की उन्हें अच्छी नॉलेज थी, कुछ साइंस वाले भी नॉवल लिखे हैं उन्होंने वैसे। तो उनका एक अलग पाठक वर्ग है, ज्यादा नहीं है उनके नावल, 60-70 नावल हैं, ज्यादा नहीं है। और आपको ये भी पता होगा शर्मा जी के 400 से ज्यादा हैं, काम्बोज जी के 400 ज्यादा हैं। तो अभी आपके यहाँ सबसे ज्यादा नावल किसके बिकते हैं? शर्मा जी के। शर्मा जी के तो ऐसे किस्से हैं कि एक साहब ने मेरे फोन किया, साहब आपने शर्मा जी कितने नावल छापे हैं? मैंने सर अभी तो 130 छापे हैं। सर सारे का बिल बना के मेरे को भेज दीजिए। अच्छा। 2 कार्टन भर के चले गए झांसी है। एक साहब हैं, वो हर सेट अपने गुरुजी को भेंट करने जाते हैं। जैसे सेट छपता है मेरे से मंगाते हैं, कई बार तो पोर्टर से मंगाते हैं, मतलब 300-300 रुपए नोएडा तक माने खर्च कर देते हैं। कौन से गुरुजी के देते हैं? उनका कोई गुरुजी है। अच्छा। वो कहते हैं मेरे गुरुजी इनके सब नावल पढ़ते हैं, आप मेरे को एक भी नावल मिस नहीं चाहिए। वो सारे सेट लेते हैं और वहां दे के चले जाते हैं। बड़े बड़े दीवाने लोग हैं साहब। एक साहब ने तो मेरे को बिहार से फोन किया, कहते सुबोध जी आप इतना पवित्र और बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं कुछ आपकी हेल्प करूँ पैसे से। तो मेरी अभी जमीन बिकने वाली है 5 करोड़ की बिहार में। अच्छा। तो आप जितना पैसे चाहे मेरे से ले लीजिए। तो एक तरफ तो पल्प फिक्शन को ऐसा कहा जाता है लुगदी साहित्य, अभी कुछ लोग तो बहस ही कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल बेकार की चीज है और जीवन को अंधेरे में ले जाती है और इसका कोई अर्थ नहीं है, और आप दूसरी तरफ अपने अनुभव बता रहे हैं। मैं तो बिल्कुल बता रहा हूँ साहब, मैं तो इतना खुश हूँ जीवन में
शायद मैंने इससे बहुत बड़े काम किए होंगे, बहुत ज्यादा पैसा भी कमाया होगा, करोड़ों की टर्नओवर भी किया होगा, इसमें बहुत कम है टर्नओवर, लेकिन जितना मैं आत्मिक तौर पे इससे संतुष्ट और खुश हूँ, बियॉन्ड माई वर्ड्स। तो आप सोच रहे हैं पहले जो पब्लिशर थे उन पब्लिशर के बारे में तो बड़ी शिकायत है, जैसे पाठक साहब तो बताते ही हैं अमूमन उस वक्त कॉपीराइट उठा लो, कॉपीराइट ले लिया फिर एक रीप्रिंट करते रहो। लेखकों की हालत ये थी, कुछ मैं मिला हूँ हाल के साल दिनों में जब भी इंटरव्यू देने के लिए, तो ऐसा पता लगता है कि न तो प्रकाशक पढ़ता था स्क्रिप्ट को, लेखक जो है कहीं से आइडिया लेके और उसको लंबा चौड़ा तान देता था, वैसा ही तो लिखने वाला, वैसा ही छापने वाला और वैसा ही पढ़ने वाला। लेकिन हम आपको काम्बोज ने हमारे पिताजी नाम लिया था ना, वो पढ़ते थे। हाँ, वो पढ़ते थे कि वो पढ़े लिखे इंसान थे, और उन्हें भी जो शौक पढ़ने था उन्हीं से हमको आया हेरिटेज में। और एक मजेदार किस्सा बताता हूँ, शर्मा जी जो नावल लिखते थे, महीने के 2.5 नावल लिखते थे एवरेज, तो एक नावल हमें देते थे, एक नावल देते थे रंगमहल वालों को देते थे या रतन एंड कंपनी को देते थे, और जो 2.5 नावल था ऑल्टरनेट मंथ पे पुष्पी कार्यालय था एक इलाहाबाद वाला, उनको देते थे। तो अब जब हमारे से उन्होंने लिखना बंद कर दिया, तो उसको हमारे क्या होगा कुछ जानकारी नहीं आपको? नहीं, मेरे को जानकारी है, वो थोड़ी फिल्म सी स्टोरी है, मैं बता सकता हूँ, वो अपना वर्जन बताएंगे, मैं अपना बताऊंगा। फिर भी आपका वर्जन क्या है? मेरा वर्जन ये है कि जब मेरे डैडी ने फिल्म अप्सरा शुरू की, तो एक उसके संपादक होते थे सरदार हृदय कोहली, उन्होंने लॉन्च किया और वो पत्रिका लॉन्च भी हो गई, अच्छी चली। 1 साल बाद हमारे डैडी को ये रिपोर्ट मिली कि वो आदमी बॉम्बे में हमारे पैसे से सारी ऐश करता है, सन एंड सैंड होटल में ठहरता है, हीरो हीरोइनों से मिलता है और सबको कहता है हमारे पिताजी नाम पे कि वो क्या लाला है, उसको कुछ नहीं पता मैं मालिक हूँ। चूंकि हमारे और भी एम्प्लॉय थे, एक हमारा ऑफिस चेन्नई में था, एक कलकत्ता में था, बॉम्बे था, तो किसी ने रिपोर्ट की डैडी को कि भाई तुम्हारे बारे में तुम्हारे संपादक नौकर जो है वो ऐसी ऐसी बकवास करता है। तो उन्होंने कहा उसको फायर कर दिया और उन्होंने कहा अब तो मैं संपादक बन के काम करूँ, और लास्ट तक वही संपादक रहे मेरे डैडी। अब ये जो कहते हैं काम्बोज जी या शर्मा जी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इन्होंने कहा कि ये जैसे इन्होंने इसको हटा दिया कभी हमको भी हटा देंगे। अच्छा, जैसे कोहली साहब को हटाया, हाँ, जबकि कोहली कहने पे, हाँ, और इसी तरीके से हम, जबकि हकीकत ये है, कोहली का नाम आप जानते हो क्या? आपने जिंदगी में सुना है हृदय कोहली का नाम? ही वाज नोबडी। शर्मा जी तो स्थापित थे, काम्बोज जी स्थापित थे, ये मुद्दा, ये लेखक थे, वो तो बाकायदा पेरोल पे काम करते तो कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने उसकी आड़ लेके क्या किया, उन्हें नरेंद्र गुप्ता ने 50 रुपए ज्यादा पे उनको कह दिया मैं 50 रुपए ज्यादा हूँ, मेरे पास आ जाओ। भाई जेलिसी तो होती है ना, इसकी प्रकाशन ज्यादा चल रही है, मेरी कम चल रही है, इसकी तीनों मैगजीनें हिट है मेरी, तो ले लिया उन्होंने। इन्होंने ये इस बात की आड़ लेके, एवरेज नावल का प्रकाशक देता था 100 रुपया, हाँ 100-150, उन्होंने 50 रुपए फालतू दिए, वहां चले 50 रुपए ज्यादा दे दिए, तो वो दूसरे चले गए। हकीकत तो ये है जो मेरी माता जी बताया करती है, पिताजी ने तो नहीं बताया, है ना। काम्बोज जी ने वर्जन बताया, और शर्मा ने ढोल की पोले किताब में वो अपना ये वाला वर्जन दिया है, जो वो कहते हैं भी वो हमें भी हटा सकते थे, हाँ, तो हमने इसलिए छोड़ दिया। तो मैं मजेदार किस्सा बता रहा हूँ कि जब पुष्पी प्रकाशन को उन्होंने वो किताबें देनी शुरू कर दी जो हमारे यहाँ से छप चुकी थी रीप्रिंट के लिए, कुछ किताबें रंगमहल वालों की और कुछ, वो महेंद्र प्रताप गर्ग होते थे उसके मालिक, मेरे पिताजी और दोस्त थे बहुत अच्छे, तो हम दोनों मिलकर केस कर दिया उनके ऊपर, पुष्पी प्रकाशन पे भी कर दिया और शर्मा जी पे भी कर दिया, भाई तुमने हमारी जो किताबें हैं कॉपीराइट वाली, तो तुमने उनको क्यों दी। अब मेरे को याद है, मैं शायद 12-13 साल का होता था, पिताजी बार बार इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते थे। अच्छा। और फिर ये भी किस्सा बताते थे कि भाई एक ही कैंटीन में शर्मा जी, पुष्पी कार्यालय वाला और ये चारों बैठ के खाना भी खाते थे, दोस्ती भी थी, वो केस भी चल रहा था जबरदस्त। तो उसका फैसला क्या हुआ, आप हैरान हो जाओगे। जज था शर्मा जी का प्रशंसक बहुत बड़ा। अच्छा। जज ने कहा सब बकवास बातें तुम कर रहे हो, शर्मा जी एक बहुत बड़े लेखक हैं, इनको तुम तंग करते हो, तुम मुकदमे में डाल के, उसने डिसमिस कर दिया। तो लेकिन ये बात भी एक बड़ी अजीब सी लगती है, हालांकि पाठक साहब को छोड़ के किसी के पास 100% कॉपीराइट होंगे नहीं है, किसी पे नहीं है। हाँ, काम्बोज जी के जो कॉपीराइट थे ना, मेरे फादर के पास था लिखित रूप में, तो जब वो अलग हुए तो शर्मा जी ने फैसला कराया था कि आधे कॉपीराइट इनके पास रहेंगे, आधे कॉपीराइट आप काम्बोज जी को वापस कर दो, और बड़े प्यार मोहब्बत में ये काम हुआ था। अब सिंगी सीरीज जैसे सबसे पॉपुलर थी इनकी, तो वो मेरे डैडी के पास राइट थे, तो उन्होंने किसी जमाने में जब पैसे बहुत परेशान हो गए थे, तो मनोज पॉकेट बुक्स को 14,000 रुपए में उसके राइट बेचे थे, सिंगी सीरीज के 14 किताबों के 14,000 में। और आप खरीदे थे काम्बोज साहब से 100-150 रुपए में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो 1000 रुपए में आपने मनोज को बेच दिए। तो राइटर का कोई इस तरह से रॉयल्टी बेस कुछ नहीं होता था उस समय? रॉयल्टी बेस ना, रॉयल्टी बेस नहीं होता था।
इकट्ठा बस 100 रुपए दो। इकट्ठा तो इकट्ठा। क्योंकि प्रकाशकों को लेके बड़ी शिकायतें रहती है ना लेखकों को। देखिए प्रकाशक तो 95% मैं कहता हूँ बेईमानी माने जाते हैं। हाँ, 95% माने जाते हैं क्योंकि एक तो उनकी जो व्यवस्था ट्रांसपेरेंट नहीं है नहीं है। कि भाई आप जाके उनका अकाउंट चेक कर लो। हाँ, तो किसी लेखक को अधिकार थोड़ी है कि उसके अकाउंट जाके चेक कर ले मेरी किताबें कितनी बिकी है। वहीं पे झोल आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो अभी आप कितना झोल रखते हो? मैं तो कहता हूँ आ जाओ मेरे पीछे से आओ। मैं तो बल्कि कहता हूँ मैं ऑफिस में नहीं हूँ ना, हाँ। तब आओ और मेरे अकाउंट चेक करो, देखो कितने बिल कटे हुए हैं, कितनी किताबें तुम्हारी बिकी हुई है। तो क्योंकि उस वक्त के प्रकाशकों के बारे में यही एकमात्र राय है। अच्छा, कोई कबाड़ी भी प्रकाशक बन गया है, हाँ, कोई बाइंडर भी प्रकाशक हाँ, बन गया है, हाँ, ऐसा होता था? हाँ। नहीं ऐसा तो देखिए मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरठ में प्रकाशन वेबसाइट शिफ्ट हुआ उसका रीजन क्या था, क्योंकि मेरे डैडी प्रेस चलाते थे, हमारे भी हैंड कंपोजिंग ये सब हिंदी की होती थी। सबसे सस्ती कंपोजिंग हिंदुस्तान में हिंदी की उस दिनों मेरठ में होती थी और कंपोजिंग का बड़ा रोल होता था। एक तो ज्यादा चाहिए, भाई इतने नावल छप रहे हैं, कौन हैंड कंपोजिंग करे, आज तो कंप्यूटर में बहुत फर्क पड़ गया उस चीज का। मेरठ में सस्ती होती थी, ज्यादा थे कंपोजिंग करने वाले। फिर शर्मा जी शिफ्ट कर गए मेरठ, परशुराम शर्मा वहीं के थे, और ये क्या कहना चाहिए बाद में वेद प्रकाश शर्मा मेरठ के थे। तो मतलब वो एक ना उर्वरा भूमि बन गई एक तरह से। हाँ, कई लोगों को लगता है अब तो कि वो मेरठ ही मेन पल्प का सेंटर था। अच्छा, काम्बोज जी भी उस समय एक सीक्रेट सर्विस करके होती थी, क्योंकि इनकी जो संस्था थी, जो थी वो, हाँ, इनकी जो संस्था थी जासूसी की, विजय की सीक्रेट सर्विस थी। सीक्रेट सर्विस के नाम से किसी ने खोला। वो आदमी ओरिजिनली हॉकर था बेसिकली। अच्छा। वो मैगजीने लेके बांटता था, वो पब्लिशर बन गया, जैन परिवार, फिर जैन खानदान ही बहुत बड़ा बन गया। वो तो काफी सारे लोग। हाँ हाँ हाँ, वो सारे एक ही खानदान के लोग हैं। तो मेरठ में जाने का ये रीजन रहा। अच्छा, दिल्ली से कोई दूर भी नहीं है ऐसा। हाँ, वो तो एक तरह से सबर भी हो गया अब। तो अब तो और भी ज्यादा हो गया। हाँ, 1.5 घंटे में पहुंच जाते थे। हाँ, पहले भी मेरठ कोई दूर नहीं मानते थे लोग बाग। तो इसलिए वहां चला और खूब चला था, धुआंधार चला। और फिर ट्रेडमार्क ने खा लिया। हाँ, तो ट्रेडमार्क आपके पिताजी ने कोई ट्रेडमार्क ना, मेरे पिताजी ने कोई ट्रेडमार्क नहीं बनाया। ये ट्रेडमार्क की परंपरा तो शुरू हुई थी सर सबसे पहले कर्नल रंजीत, जो हिंद पॉकेट बुक्स वालों ने बनाया, और उसके बाद ये स्टार वाले लग गए, राजवंश, लोकदर्शी, समीर। फिर तो उनकी बहू का नाम संगीता भी ट्रेडमार्क बना दिया। संगीता गुलशन नंदा की बेटी, जो इनके घर ब्याही हुई है ना जी, उसके नाम से संगीता के नाम से शुरू कर दिया। जो उनको अच्छा लगता था। तो उस वक्त का रीडर तो मतलब बहुत ही, क्योंकि मनोरंजन का भूखा जैसा है था नहीं। तो आप जो भी परोसते थे वो चल जाता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसके बावजूद जो उस समय के प्रसिद्ध लेखक थे उन्होंने कचरा बहुत कम लिखा है, काफी ठीक सा लिखा है, टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए ठीक था, दिमाग पे बोझ नहीं डालता था, है ना, उस तरह का साहित्य लिखा है। और जो लोकप्रिय हो गए उनके पैरेलल, राज भारती ने ऐसे कैरेक्टर लिए सारे काम्बोज जी के हैं, कुमार कश्यप ने लिए शर्मा जी के। कुमार कश्यप का पहला नावल मेरे फादर ने छापा था। अच्छा, कुमार कश्यप का। लेकिन विक्रांत तो पैदा कर दिया ना उन्होंने कैरेक्टर। विक्रांत तो शर्मा जी का कैरेक्टर था ही नहीं। फिर विक्रांत इतना हिट हुआ कि सबने फिर विक्रांत को ले लिया। कश्यप थोड़ा सा वो लिखते थे, थोड़ा मसाले ज्यादा होता था। क्यों तेज मसाला होता है। छोटे शहर के थे। हाँ, इटावा के थे। तो उनकी डेथ के बारे में पता लगा? मेरे को डेथ के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये पता है उनके परिवार को उनकी किताबों के कॉपीराइट वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। हमने कांटेक्ट किया था, उन्हें पता ही नहीं कौन सी किताबें हमारे पास हैं, नहीं है, कुछ नहीं पता उनको। तो कई बार ये होता है, यूं वो अपने शहर में बड़े लोकप्रिय थे, ऐसा कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, सब लोग जानते थे और करते थे। कुशवाहा कांत की भी तो ऐसी डेथ हुई थी। कुशवाहा कांत का तो शायद कत्ल किया गया था, यंग एज में किया था। कुशवाहा कांत। उनकी किताबें खूब छापी लोगों ने, रॉयल्टी फ्री खूब छापी है, किसने नहीं छापी। मार्केट में नए लोग कुछ आए हैं क्या लिखने वाले? नए लोग आए हैं, थोड़े बहुत आए हैं, लेकिन अब जैसे आपके संजीव पालीवाल जी पाठक जी के चेले हैं, वो लिखते हैं उनकी शैली में। सत्य व्यास सब आ गए हैं फिक्शन इसमें, जासूसी में। तो आपने ये अजीज नाजा साहब की मिसेज हैं मुमताज, जो मशहूर कव्वाल हैं। हाँ, कव्वाल अब तो गुजर गए थे, मतलब जिन्होंने गाई थी झूम बराबर झूम शराबी वाले, उनकी श्रीमती जी हैं। और उन्होंने ये आपके लिए ट्रांसलेशन किया है। एक डैकुला भी किया है, दो डैकुला भी उन्होंने किया। तो ट्रांसलेशन कराना एक बड़ा मुश्किल काम है। अब जैसे डॉन कॉर्लियन सोचे गॉडफादर का कि मुझे जल की आवश्यकता थी, है ना,
जल और आवश्यकता दोनों ही खराब शब्द है ना। तो ट्रांसलेशन का लेवल वो होना चाहिए कि होना जिससे आपको लगे कि उसके साथ माहौल भी है। तो आपने ये मेहंदी हसन पे उन्होंने किताब लिखी है, वो मेरी पब्लिश होने वाली है, वो भी पब्लिश होने वाली हाँ है। जी। तो आपने इतने बड़े काम किए, जी। लेकिन इसमें एक काम जो मुझे याद आता है कि योगेश मित्तल साहब जो हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत बड़े घोस्ट राइटर हैं। जी जी न जी जाने कितनी किताबों को जी, उन्होंने जी, लिखा होगा। जी जी, तो आपने उनकी किताब छापी, हाँ बिल्कुल। जिससे पता लगा कि एक प्रेत लेखक कहीं जिंदा है। मैं प्राउडली कह सकता हूँ योगेश मित्तल जी उनके नाम से छापने वाला मैं पहला शख्स हूँ, और मैंने ये किताब उनसे कह के लिखवाई। ये किताब 2022 के पुस्तक मेले में, वर्ल्ड बुक फेयर में, इंडिया टुडे ने टॉप 10 बुक्स में चुनी थी। अच्छा। उन्होंने इसके फोटो भी छापी थी, हमारा कोटेशन भी छापा था। हाँ। एक उनकी और किताब ने छापी, वेद प्रकाश शर्मा, बातें, यादें, बातें और किस्से। हाँ, वो किताब भी छापी। किताब। और एक उनका जो नावल उन्होंने केशव पंडित के नाम से लिखा था, वेद प्रकाश शर्मा की संस्था तुलसी पकड़ बुक्स के लिए, वो उन्हें छापा ही नहीं, तब तक उनकी प्रकाशन संस्था बंद हो गई थी। तो उन्होंने कहा यार मेरा एक नावल पड़ा हुआ है, ना वो छाप रहे हैं ना वो पैसे दे रहे, तो उन्होंने ये हमें नावल दिया, हमने छापा है। ये निठारी कांड पर है वैसे। अच्छा। हाँ, ये देखिए उनके नाम से छापा है। तो ये बिका बिका और जिसने पढ़ा उसे अच्छा भी लगा। तो देखिए वो बेसिकली एक राइटिंग मशीन कहते हैं ना अपने, वो वास्तव में राइटिंग मशीन है। एक बार मैंने उन्हें यूट्यूब के लिए काम दिलवा दिया, हर कहानी को उन्हें 500 रुपए मिलते थे, वो दिन में 3-3 कहानी लिख देते थे। कई बार तो एडमिट थे हॉस्पिटल में, वहां भी 2 कहानियां लिख दी उन्होंने। उस आदमी में जीवट बहुत है। हाँ, बहुत जीवट, बहुत अद्भुत है। और उनका जो इंटरव्यू हमने इसी सीरीज में किया था, नहीं बहुत अच्छा दिया, बहुत तो जैसा कि अब हम इस इंटरव्यू का एक रिवाज रखते हैं कि इंटरव्यू नहीं होता, आपस में बातचीत होती है। बिल्कुल। तो मैं उनकी दुकान पे गया, फोटोकॉपी की दुकान पे, वहाँ बैठा, उनसे बात करते रहे। फिर बात करते रहते हम लोग पार्क में चले गए। तो उन्होंने इतनी बातें की। एक दूसरी सबसे अच्छी बात है कि उनकी स्मृति बड़ी तेज है। स्मृति बहुत अच्छी है, बहुत गजब है। और वो हम्बल भी हैं। मतलब वो कभी भी बोस्ट नहीं करते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन वो ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता गया। उनका एक और गुण है, वो पैसे के कतई लालची नहीं है। मतलब आज मैंने किताबें भेजी, आए थे उन्होंने रॉयल्टी की बात नहीं की मेरे से, बस 2 किताबें वहां भेज दो, 4 किताबें वहां भेज दो, वो करते हैं। और मैं कहता हूँ आपके पैसे भेज रहा हूँ, नहीं मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। एक आपने मैगजीन भी निकाली। हाँ, ये मैंने मैगजीन निकाली, सब ये तहकीकात निकाली। तो इसमें मैं ये फील कर रहा था, जैसे पहले मनोहर कहानियां और इस तरह की अपराध कथाएं, ये सत्य कथाएं बहुत आती थी, मैं इसे एक अलग रूप में निकालना चाहता था। ये भी एक मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक मैगजीन का संपादक बनूं और उसको नए तरीके से निकालूं। अभी तक 6 ही अंक निकले 3 साल में। इसमें ऐसा है, 12 मसाले की चार्ट है। इसमें 2/3 पार्ट तो है क्राइम और जासूसी, इस तरह की कहानियों के लिए। 1/3 में हम किताबों की समीक्षा, पुरानी क्लासिक साहित्यिक कृतियां, कृष्ण चंद्र की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, शरद चंद्र की, और आधुनिक साहित्यकार हैं उनकी परमिशन से कुछ गजलें छाप देते हैं। बहुत अलग चीज होती है। उसका हमने परिशिष्ट का नाम रखा है सत्यबोध। ये देखिए, सत्यबोध परिशिष्ट। ये क्लासिक होता है इसमें लिटरेचर, यानी इसको लिटरेचर भी इसे मिल जाएगा और अपराधी साहित्य भी। सत्यबोध आपने नाम उनसे लिया है, सत्यपाल जी से? सत्यपाल उनका नाम था, सुबोध मेरा नाम है, दोनों मिक्स कर दिया। और मेरे भी एक जो पब्लिकेशन संस्था, उसका नाम सत्यबोध प्रकाशन है, जिसमें हम साहित्यिक कृतियां प्रकाशित करते हैं। उसमें जासूसी नहीं करते हम लोग, या कोई सेल्फ पब्लिकेशन वाले आ जाते हैं तो हम सत्यबोध में करते हैं। मतलब आप विश्वास करेंगे यशवंत जी की, मैं 2020 अक्टूबर में काम शुरू किया और 2020 चला गया, 21 चला गया, 22 चला गया। इस 2.25 साल में मैं अकेला ही, चपरासी भी यही का मैं ही था, डिस्पैच क्लर्क भी मैं था, डिजाइनर भी मैं था, एडिटर भी मैं था, डिजाइनर के साथ सब कुछ मैं ही करता था, बिल भी मैं ही काटता था, डिस्पैच करने में आता, उस पर एड्रेस भी मैं अपने हाथ से लिखता था। पर आप तो जिस जनरेशन को एड्रेस कर रहे हैं, जैसे आपने बताया 50+ वाले लोग हैं, हाँ जी, तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल है कि एक सीमा के बाद में इसकी ये सीमित हो जाएगा सारा प्रकाशन। हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ पब्लिकेशन। नए नए लेखक आते हैं, वो कहते हैं हमारी किताब छापो। तो एक तो फायदा है कि वो सारी किताबें खुद ही खरीद लेते हैं। जिसकी किताब में जान होती है हम उसे अमेजन पे डालते हैं, वहां से बिकती है, तो उसको भी प्रॉफिट मिलता है, हमें भी प्रॉफिट मिलता है। और कुछ किताबें हम कमीशन करके लिखवाते हैं, जैसे अपने ये ट्रांसलेशन कराई आपके गॉडफादर की है। एक ये किताब में बड़ा संघर्ष करना पड़ा, तिलस्म होशरुबा। अच्छा, आबिद रिजवी जी भी कम बड़े घोस्ट राइटर नहीं थे, वो तो गुजर गए अभी। तो ये किताब एक्चुअली 1500 पेज की किताब है, वो देवनागरी में आज तक छपी नहीं। अब सब मेरे पल्ले बड़े होते कि इसको छापो आप हिंदी में। हमने दिमाग लगाया 1500 पेज की किताब कोई पढ़ेगा नहीं, इसका जलवा ये है कि इसको थोड़ा सा कंसाइज करके छापा जाए। इसको पहले किया उन्होंने इसका ट्रांसलेशन, वो थोड़ा क्लिष्ट था, मजा नहीं आया आबिद साहब ने। फिर एक और भोपाल में है इश्तियाक खान, उन्होंने काफी ठीक किया। फिर आखिर में मुमताज अजीज नाजा,
उन्होंने इसको फाइनली ठीक किया, तब हमने इसको छापा, तो इसकी रिस्पॉन्स ठीक है। हालांकि पुराने टाइप का साहित्य है, आज के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये किस्सा वो आलिफ लैला और ये सब जो चलते थे ना, उसी शैली की किताब है ये वाला जो निशान है आपका, हाँ जी, नीलम जासूस, हाँ जी, हाँ जी, ये निशान आपने अभी बनाया अभी या बनाया, कब से चला नहीं, है? नहीं, अभी बनाया मैंने। अच्छा, अभी बनाया मैंने। तो ये नीलम तो वही है जो रत्न प्रकाश शील की पहले हुआ करती थी, और हाथ में पिस्टल है उसके, हाथ में पिस्टल और है। पीछे फोरेंसिक साइंस का हाँ, एक हाँ, ये अंगूठा वाला निशान है। कई बार इससे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ जासूसी का काम चलता होगा। नहीं, मेरे को बहुत फोन आते हैं, ये बड़ा मजेदार किस्सा है। हाँ। मेरे को साल में 4 या 5 ऐसे फोन आते हैं, भाई साहब मैं अपनी जासूसी करानी है, कोई कहता है मेरे को अपनी बेटी की करानी है, कोई कहता है अपनी बीवी की करानी है, कोई बीवी कहती है मेरे को अपने हस्बैंड की करानी है। अच्छा। तो हमें उनको बताना मुश्किल हो जाता है कि भाई हम जासूसी नहीं करते, हम किताबें छापते हैं जासूसी। लोग उससे भी मानते नहीं है, फिर हमने कह दिया, अब हमने ये कहना शुरू कर दिया, अब 5 लाख से कम के केस नहीं लेते। अच्छा। नहीं, पर आप जैसे बता रहे हैं, हाँ। पुराने वाले भी तो ऐसी नाम भी तो कैसे रखते थे? हाँ, ऐसे रखते सीक्रेट सर्विस कार्यालय का मतलब क्या हुआ? हाँ, अरे लंगड़ा जासूस का क्या मतलब हुआ? लंगड़ा जासूस, हाँ, लंगड़ा जासूस निकलती थी पत्रिका, लंगड़ा जासूस, हाँ, जासूसी बंदा, जासूसी पंदा, गुप्तचर, पता नहीं क्या क्या नाम थे ऐसे। हाँ, एक वो क्या कहते हैं उसे, कौन सा, भेड़िया भी निकलती थी, डबल जासूस, है ना? हाँ, बड़ी विचित्र दुनिया थी। जैसे वेब सीरीज वगैरह भी तो आ गई हैं अब तो। हाँ, हाँ, आ गई है। तो अब जब वेब सीरीज देखे या आदमी, या आपकी वो बिग रेड, नहीं तो अब जैसे अमित खान है, उनके नावल पे तो वेब सीरीज चल रही है ना, वो बालाजी में ही काम करते हैं। उनके कैप्टन का वो कमांडर करण सक्सेना और वो एडवोकेट गुंजन कुछ करके आई है, तो वो उनके नावल पे तो आई है। वो अमित जी, उन्होंने मेरे से छपाए भी थे पीछे कुछ कॉपियां। अच्छा। हाँ। और कौन से आपको लगते हैं प्रॉमिसिंग राइटर कौन है नए वाले? नए वालों में एक तो देखो, सत्यव्यास तो अच्छा लिख ही रहे हैं, सत्यव्यास बहुत अच्छा लिख रहे हैं, शुभानंद ठीक लिख रहे हैं, और अभी थोड़ा सा जोनर बदलता जा रहा है, जैसे कुछ रोमांटिक लिख रहे हैं, कुछ हॉरर का ज्यादा ट्रेंड आ गया अभी, हॉरर ज्यादा ट्रेंड आ गया है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो हॉरर पढ़ लेती है हिंदी में, और चीजें नहीं पढ़ती, हॉरर पढ़ रही है, रोमांटिक पढ़ रही है, मॉडर्न एज की जो लव स्टोरी है वो पढ़ लेती है। अच्छा। हाँ, देखिए मेरे को तो कई यंग जनरेशन ने मेरे को फोन करके या मैसेज दिया है कि आपने हमें उस साहित्य से परिचित कराया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे वो इतना बढ़िया हो सकता है। कहते हैं अब उसे पढ़ के हमें आज का चेतन भगत वगैरह का साहित्य बेकार लगता है, पर ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी मिले हैं। अच्छा। हाँ, और एक मैं पाठक का किस्सा बताना भूल गया। एक साहब ने मेरे को फोन किया, कहते हैं साहब आप जो एक नॉवल तैयार करते हो, टाइपिंग वाइपिंग ये सब डिजाइनिंग करते हो, उसका क्या खर्चा आता है? तो मैंने कहा 10,000 रुपये आता है। तो उन्होंने कहा अच्छा। मेरे से 5 मिनट बाद फोन करके कहते हैं आपको देखिए कुछ मैसेज आया, तो 30,000 रुपये उन्होंने मेरे को भेजे। बोले ये 3 नावल मेरी तरफ से आप सरस्वती देवी की सेवा के लिए छाप दीजिए। अच्छा जी, आप सोचिए वो कौन से 3 नावल थे? कोई भी थे, मतलब उन्होंने कहा शर्मा अच्छा, कोई से भी 3 छाप लीजिए आप, मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। हाँ, कंट्रीब्यूशन। अरे वाह, कितनी बड़ी बात है। ये किसी भी अवार्ड से बड़ा अवार्ड है सर। वो लोग असल में नॉस्टैल्जिया की वजह से अपनी उस दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। एक पाठक ने कहा देखिए ये मेरे को जितने नावल आप दे रहे हो ना सब पुरानी कॉपियां पड़ी है मेरे पास, आप इधर मेरे को देते हो उधर मैं उसे कूड़े में डाल देता हूँ, क्योंकि उनका कागज गल चुका है, उसे खोलता हूँ मेरे शरीर में खुजली हो जाती है, तो मैं अपनी कलेक्शन फिर से पूरी कर रहा हूँ, उनको हटाता जा रहा हूँ, जो जो आपसे आ रहे हैं मैं लगाता जा रहा हूँ। वाह, ऐसे बहुत पाठक मिले। तो आपने कुछ पुरानी प्रतियां कंजर्व करके रखी हैं? हाँ, मेरे पास है, बहुत सारी हैं। कहाँ है वो रखी हुई हैं? मेरे पास है, पन्नी वन्नी लगा के रखी हुई है। उस स्टॉक को देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं, बिल्कुल दिखाएंगे आपको, अलग से शूट कर लेना। तो हम वही तो हम चाहेंगे कि आप, हाँ, वो टेबल पे रख दें, बहुत सारी हैं। उस शॉट शर्मा जी की, काम्बोज जी की, जिस कमरे में रखी हो वहाँ पे हम उस कमरे को ले जाइए, हम तहखाना देखते हैं कि वो किस तहखाने में पुराने जमाने की यादें पड़ी हुई है। अभी बिल्कुल दिखाएंगे आपको। और क्या है कि अब जो बिजनेस को चलाना मुश्किल, एक मैं और बढ़िया चीज बताता हूँ आपको। जब मैंने 8 किताबें छापी, उसके 15 दिन बाद मेरे को एक कबाड़ी का फोन आया। अच्छा, ये बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ। कबाड़ी कहता है भाई साहब वो मैं कबाड़ी हूँ, मैं इस रेट पे इतने रुपए किलो पे किताबें ले लेता हूँ। मैंने कौन सी किताबें ले लेते हो भाई? वो बोली जी आपने जो छापी है। अच्छा। तो मैंने तो 15 दिन पहले छापी है। कह रहा है तो बिकी का होंगे, बच गए होंगे। ये कबाड़ी तो कबाड़ी काफी बड़ा जासूस था। हाँ, तो मैंने कहा भाई ऐसा है, वो जमाने गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब वो इतनी किताबें छपती नहीं है। 1100 5000 6000 नहीं छापते हम तो, एज एंड व्हेन, मतलब दूध बेचते हैं दही नहीं जमाते।
है। जितनी जरूरत है उतनी किताबों से 20 फालतू छाप लेते हैं, जब वो बिक जाते हैं फिर छाप लेते हैं, फिर बिक जाते हैं फिर छाप लेते हैं। और आप विश्वास करना, जो पहला सेट छापा था मैंने वो आज तक रिपीट हो रहा है। ये नहीं कि बिकना बंद हो गया ना, वो भी बिक रहा है। लेकिन गोदाम मेरा लिमिटेड है। अगर मैं जितनी किताबें छापी, जितने टाइटल छापे, उनका गोदाम बनाता ना, तो ये 3 मंजिल की बिल्डिंग में मेरे लिए कम पड़ जाती, और मैं उस अंदाज में छापता। तो ये किताब मेरी सबसे ज्यादा बिकी है, पिशाच सुंदरी, ओम प्रकाश जी। हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ी तो देखिए कि हॉरर में हिंदी में इतना शानदार लिखा जाता है। 2 किताबें हैं, पिशाच सुंदरी और पिशाच सुंदरी की वापसी। शर्मा, ये दोनों किताबें लाजवाब है। ये किताबें तो आप बड़े प्रोडक्शन बहुत अच्छा करते हैं, तो इसमें आपको प्रॉफिट कितना होता है? हालांकि ये ऐसा रहस्य है जो मतलब हमारे सुनने वालों को तो समझ में आ जाए तो अच्छा ही हो। बस मैं ज्यादा ये कह सकता हूँ कि मेरी दाल रोटी चल जाती है ना, इससे मेरी कोई पूंजी संपत्ति बन सकती है ना, मेरे कोई बच्चों की शादी हो सकती है। दाल रोटी मिल जाती है, बस इतना है। और दूसरे, मेरे को आत्मिक संतोष बहुत बड़ा है। और मेरा जो 1000 पाठक है, मेरे जो कस्टमर है 1000 के करीब है। 1000 तो 1000 फिक्स कस्टमर है आपके? हाँ, 1000 हमेशा नहीं लेते, कभी कोई 100 लेते हैं, कभी कोई 50 लेते हैं, कभी कोई 250 लेते हैं, लेकिन 1000 लोगों का मेरा परिवार है, कम्युनिटी है। हाँ, कम्युनिटी नीलम जासूस की। वो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, मतलब इतनी इज्जत करते हैं। अगर मैं उनको फोन करके बोलता हूँ ये किताब अच्छी है, आप लीजिए, अच्छी लगेगी, वो भेज दीजिए, तुरंत भेज देंगे। सब कितने पैसे भेजने भेज देंगे। और उन दिनों की कुछ याद आती है कि उस तरह से बिक्री की दुनिया जो थी किताबों की, वो कैसी थी पुराने तो हमारे पिताजी टाइम में? बहुत जबरदस्त थी। हाँ, तो कुछ ऐसी कहानियां कुछ याद हो तो आप देखिए, एक इनका नावल छपा था सिंघी का अंत, काम्बोज जी का। वो ना एक तरह से जैसे वेब सीरीज का एंड पे आया था, पीक पे, चरम पे आ जाती है कि लोग उत्सुकता होती है कि सिंघी मरेगा कैसे है। तो वो उस समय जैसे 75 पैसे की किताब होती थी, तो वो नावल निकला था 3 रुपए का। अच्छा, इतना मोटा अंक था, 3 रुपए का। वो आपके पापा ने छापा था हमारे, 3 रुपए। और कवर बड़ा जबरदस्त बना था, आज मेरे पास है नहीं तो दिखाता, बहुत खतरनाक कवर बना था। तो वो काम्बोज जी ने बल्कि बताया था कि हमारे जैसे खारी वाले दुकान थी, तो कुतुब रोड पे डिस्ट्रीब्यूटर दीवान चंद होता था, एक बहुत बड़ा, दिल्ली का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता था इस तरह की मैगजीनों किताबों के लिए। तो उन्होंने एक लड़के को पिताजी ने भेजा कि देख के आ दीवान चंद के यहाँ कि क्या पोजीशन है, सिंघी का अंत हमने भेजा, क्या पोजीशन है। और उसको सुबह ही भेजा था, और वो दोपहर में गया, और वहां से भागता गया, सब बिक गया, सब बिक गया, सब बिक गया, सब बिक गया। कह रहे दोबारा छापो, दोबारा छापो। अब सोचिए, वो 300-250 पेज का नावल और हैंड कंपोजिंग से बना हुआ, और रीप्रिंट में आ गया वो छपने के 1 दिन के अंदर। हमारे एक पाठक हैं उमाकांत पांडे जी, कहते हैं मैंने वो 3 रुपए वाला नावल 100 रुपए में खरीदा था, ब्लैक में। मैं 14-15 साल का था। कहते हैं मेरे पिताजी की तनख्वाह 250 रुपए थी। मैंने उनके जेब में से चुरा के पहले मैं 20 रुपए चुरा के ले गया, तो दुकानदार ने 20 में नहीं मिलेगा, 100 में मिलेगा। कहते मैं दोस्तों से इकट्ठे कर करा के 100 रुपए में नावल खरीदा। दुकानदारों ने ब्लैक किया? हाँ, दुकान खूब ब्लैक किया उसको, वो ऐसा था। तो आपने अपने प्रकाशन संस्थान में काफी कमाई की होगी उस नावल से? हाँ, बहुत कमाई की थी। पर आपने सिंघी का अंत के लिए काम्बोज साहब को तो 300 रुपए दिए होंगे उस समय? हाँ, 300 रुपए दिए होंगे। हाँ, उस समय 300 रुपए दिए होंगे। तो तब काम्बोज साहब को नहीं लगा कि 300 रुपए देते हैं और देखिए कितने हजारों? वो खुश होते थे। असल में उस समय जितने उनके पाठक वर्ग बढ़ता था, उन्हें पता कि हमारी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, अब नया प्रकाशक हमें ज्यादा पैसे देगा। अच्छा। देखिए, मैं तो देखिए कोई बुरा माने भला, चाहे वो पाठक जी हैं, चाहे वो काम्बोज जी हैं, चाहे वो शर्मा जी हैं, जब भी इन्होंने प्रकाशक बदले, पैसे के लिए बदले, लॉयल्टी के लिए नहीं बदले, पैसे के लिए बदले। जिसने ज्यादा पैसे दिए उसके गए। क्या पाठक जी ने अपने यहाँ 20-30-40 प्रकाशकों ने, वो कहते भी है, कहते भी है, वो कहते हैं जब भाई प्रकाशक अगर शिकारी है, हाँ, तो हमें शिकार क्यों होना चाहिए? हाँ, बस। और अगर शिकार ही होना है, तो कुछ बेहतर ढंग से शिकार। तो सबने किया ये काम, सबने। इन्होंने थोड़ा स्मार्टली किया, भाई कॉपीराइट अपने पास रख के एक बार छापने राइट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। तो ये पाठक, ये प्रकाशक, ये बेईमानी तो करते थे ना, 30,000 कह दिया और 40,000 छाप लिया, रीप्रिंट चुपके से कर ली, ये सब तो करते थे। और एक संस्करण का राइट जैसा कोई बात होती नहीं थी, तो छापते जाओ। कौन देखने आ रहा है प्रेस में क्या छप रहा है? ये बात तो सही है, क्या छप रहा है। तो चलिए, आप अभी परिवार में आप वैसे आपको मूल व्यवसाय आपने यही बना लिया या कुछ? मेरा मूल व्यवसाय यही है। अभी तो मेरी बेटी भी वो बन गई है ना, बहुत बढ़िया ऑथर, कॉफी टेबल बुक उसने लिखी है, अभी दिखाएंगे आपको। बहुत कमाल की फोटोग्राफी करती है, और वो कविता भी लिखती है इंग्लिश में। वैसे 7 साल हिंदुस्तान टाइम्स में जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर गई, अभी यूएसए में रहती है। क्रिएटिव है, कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा खानदान की लीगेसी उसमें। तो आपकी पूरी दिनचर्या कैसे चलती है? मैं सुबह आ जाता हूँ यहाँ पे 9:30-10 बजे, और मैं अपने कंप्यूटर अपना काम करता हूँ, स्टाफ को अपना काम देता हूँ। क्रिएटिव काम मैं देखता हूँ ज़्यादातर, कवर डिजाइनिंग या कोई एडिटिंग करनी है। कवर डिजाइन करते वक्त इन दिनों आपको क्या ख्याल में रखना पड़ता है? जैसे अब इस पे अभी भी ये
दिख तो रही है देखिए, एआई से बनी हुई, हाँ। लेकिन ये कोई पुराने जमाने की मीनाक्षी शेषाद्री को नया किया गया हो। हाँ, ऐसा कुछ है। हम्म। देखिए, पहले एक बात हमें बताई इन्होंने, जो वीरेंद्र भाई साहब हैं, शर्मा जी के शर्मा सुपुत्र, जी के बेटे, हाँ। कहते हैं वो, ये कहते थे, शर्मा जी भी कहते थे, प्रकाश भी कहते हैं कि एक लड़की का चेहरा जरूर होना चाहिए कवर पे। हाँ। सबसे पहले एक लड़की का चेहरा होना चाहिए, और वो अलग स्टाइल का होना चाहिए। मतलब हर बार नई लड़की, एक ही लड़की नहीं। हाँ। और अंदर की स्टोरी मैच नहीं होता है तो आपको काम्बोज जी ने बता दिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ अंदर से। सुबोध जी, अब क्या फ्यूचर लगता है आपको इस धंधे का? धंधे का फ्यूचर तो मैं बुरा इसलिए नहीं मानता क्योंकि 4 साल से मैं सरवाइव कर रहा हूँ। 4 साल से तो मैं कर ही रहा हूँ ना काम। अगर इसका फ्यूचर बिल्कुल ब्लीक होता या खराब होता, अब तक मैं बंद कर चुका होता है और कोई काम करता। तो मैं इवन दाल रोटी ना भी मिले, अगर अपने दम पे चलता रहे तो भी मैं इस धंधे को करूँगा, पहली बात। और दूसरी बात यह कि मैं पैशनेटली इस धंधे से प्यार करता हूँ और इसकी इन आउट्स जानता हूँ। मैं खुद करना जानता हूँ। मैं किसी अपने स्टाफ पे डिपेंड नहीं हूँ किसी भी काम के लिए, चाहे वो किताब की लेआउटिंग करनी हो, कवर डिजाइन करना, कुछ भी करना हो, आई कैन डू माई सेल्फ। तीसरी बात, मेरा अल्टीमेट लाइफ का एम है, मैं फुल टाइम ऑथर बनना चाहता हूँ, लेखक बनना चाहता हूँ। तो आपने किताब लिखी भी तो है। हाँ, ये Urban हैशटैग, Studios, हाँ, इसके नए संस्करण भूमिका भी आपने लिखी है। तो इसके बारे में बड़ी मजेदार बातें हुई। एक सज्जन को इतनी पसंद आई, उन्होंने पूरी किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी। अच्छा। मेरी बेटी ने एडिट कर दी, अब मैं उसका इंग्लिश संस्करण छापने वाला हूँ। और कहीं इससे मन को बहुत संतुष्टि मिली है, क्योंकि मैं तो अपने को साहित्यकार वगैरह कुछ नहीं मानता, लेकिन शायद मैंने पढ़ा बहुत है। मैं बहुत घनघोर पाठक हूँ। 200 पेज की किताब मेरे लिए 1.5-2 घंटे की होती है, बस पढ़ लेता हूँ मैं। तो वो जो पढ़ा है ना, उसी की कहीं मेरी शब्दावली बन गई, जिसकी वजह से मैं लिख पाया, व्याकरण समझ आ गया। जिस तरह से पब्लिकेशन की दुनिया बदल रही है, आपने उसमें अपना एक हिस्सा। हाँ, मैं गर्व से कह सकता हूँ, पल्प फिक्शन में मेरे से ज़्यादा काम 4 साल में किसी ने नहीं किया। अब उसे आप लुगदी साहित्य करो, कूड़ा साहित्य करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं उसे बहुत बढ़िया तरीके से, मैं उसे 5 स्टार होटल में खिला रहा हूँ लोगों को। वो मसाला क्वालिटी बढ़िया दे रहा हूँ, कागज़ बढ़िया दे रहा हूँ, छपाई बढ़िया दे रहा हूँ। अब असल में आपकी किताबों में लुगदी नहीं होती। लुगदी तो गया जमाना, तो वो पेपर ही नहीं मिलता था। अब वो पेपर ही नहीं मिलता। अब तो पर्यावरण वाले इसको बंद करा देंगे। और अब जो साहित्य है, वो साहित्य और इस साहित्य में कोई फर्क आपने कभी महसूस किया था पहले? आप भगवती चरण वर्मा पढ़ते हो और आप ओम प्रकाश शर्मा पढ़ते हो। नहीं, मेरे को तो देखिए, जो जिसमें रोचकता होती है, मैं कहता हूँ रोचकता या फिलॉसफी होती है, कोई जो समझ आ रहा है आपको, वो क्या दर्शन देना चाहता है अपने, वो मुझे समझ आती है। और जो सिर्फ टाइम पास है, अब जैसे शर्मा जी के, मैं चलो साहित्य की विवेचना करता हूँ, 3 तरह के उपन्यास उन्होंने लिखे, साहित्यिक मतलब ऐतिहासिक, सामाजिक और जासूसी। जासूसी उनके सिर्फ टाइम पास है, जासूसी में कोई गहराई नहीं पा सकते आप, ठीक है। सामाजिक, उनको शरद चंद्र बड़े पसंद थे। शरद चंद्र के जो अनुवाद करते थे उन दिनों, तिवारी, हंस कुमार तिवारी वगैरह, उस शैली को उन्होंने पकड़ा। उनके सामाजिक नावलों में आपको शरद चंद्र की पूरी झलक, उनकी नारी चरित्र भी सारे वही हैं। लेकिन जो ऐतिहासिक लिखा है, मैं कहता हूँ उन्हें साहित्य का दर्जा देना चाहिए, उन्हें साहित्यिक पुरस्कार भी मिलने चाहिए। इतना गजब उन्हें ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं ना, जो एक ऑर्डिनरी राइटर नहीं लिख सकता था, जबकि वो कम पढ़े लिखे थे, आप सब जानते हैं, 8वीं क्लास पढ़े, लेकिन उनकी शोध बड़ी जबरदस्त थी, क्योंकि वो खुद पढ़े हुए बहुत ज़्यादा थे, उनका पाठन बहुत जबरदस्त था। तो आप कहीं ऑडियो विजुअल में नहीं जा रहे? जाना तो चाहता हूँ, अब आप जैसा ज्ञान हमारे पास थोड़ी है। बातें मेरे कहने को बहुत हैं, एक किताब के ऊपर मैं 2-2 घंटे बात कर सकता हूँ। सुनते हैं आप, गाने भी गाते हैं? हाँ, गाता हूँ जी, बिल्कुल। मेरी जिंदगी में देखिए, गाना, खाना बनाना, वाह, है जी, और पढ़ना, और चौथा लिखना, ये 4 पैशन है मेरे। इसके अलावा कोई दीवानी वाले और कोई काम नहीं, ये चारों दीवानी वाले काम करता हूँ मैं। सबसे अच्छी किताब कौन सी लगती है आपको, जो आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं? मेरे को किताबें बहुत अच्छी लगी, उनमें से भगवती चरण वर्मा की किताब है सीधी सच्ची बातें, गुरुदत्त की किताब है गुंठन, जो परिवार कैसे चलाते हैं उसके ऊपर है किताब, और अपने अमृतलाल नागर की किताब है नाचो बहुत गोपाल, है जी, और इंग्लिश में सुकेतु मेहता की किताब है मैक्सिमम सिटी, वो मेरे बड़ी गजब की किताब लगी। और इसी तरह से आयन रैंड की द फाउंटेन हेड, किताब तो लाइफ में 5000 से ज़्यादा पढ़ी है, और ये कुछ 5-6 किताबें ऐसी हैं जो मैं बार बार पढ़ सकता हूँ। या विमल मित्र का बेगम मेरी विश्वास। और गाना कौन सा गाना चाहेंगे आप अपनी लाइफ को, जो एक लाइन में बता दे? हाँ, सुनाते हैं आपको, चलिए। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं,
अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। क्या बात है, क्या बात है।